नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में स्टार्टअप्स के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर बनाने की प्रक्रिया पर। मतलब वो कानूनी रूप से सही कैसे हो। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और हम इसमें से सबसे ज़रूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे। ये क्यों इतने अहम है, इनमें क्या क्या होना चाहिए और किन चीज़ों से बचना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। एक सही तरीके से बनाया गया ऑफर लेटर वो सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है। ये असल में ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिश्ते की नींव रखता है। मतलब यहीं से सारी उम्मीदें, सारी क्लैरिटी सेट होती है शुरू से ही। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बिल्कुल। जैसा आपने कहा। और मैंने सुना है कई राज्यों में ये ज़रूरी भी है लीगली। दिल्ली, महाराष्ट्र। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनके जो अपने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट्स हैं, उनमें साफ लिखा है कि आपको ये देना ही होगा। इसमें वो बेसिक डिटेल्स तो होनी ही चाहिए भाई, कंपनी कौन है, एम्प्लॉय कौन है, क्या रोल है, जॉइनिंग डेट, सैलरी, काम के घंटे वगैरह। और अगर ये ना करें या इसमें कुछ गड़बड़ हो तो क्या होता है? तो देखो, जुर्माना लग सकता है। जैसे दिल्ली में शायद 25 रुपए से 250 रुपए तक का फाइन है, जो सुनने में कम लगे, पर बात सिर्फ फाइन की नहीं है। लेबर इंस्पेक्शन के वक्त नॉन कंप्लायंस पाया जा सकता है, वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। समझ गए। तो इसमें क्या क्या जरूर होना चाहिए, मतलब एकदम मस्ट हैव्स क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कंपनी और कर्मचारी की पूरी डिटेल्स, नाम, पता, कर्मचारी का तो पेरेंट्स का नाम, उम्र वगैरह भी। फिर पद का नाम, काम क्या होगा वो साफ साफ, ज्वाइनिंग डेट, काम के घंटे, और हाँ, सैलरी का पूरा ब्रेकअप, सीटीसी, बेसिक, एचआरए, दूसरे अलाउंस, सब कुछ। वो सैलरी वाला पॉइंट बड़ा जरूरी है। अक्सर वहीं कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। और ये भी लिखना कि पीएफ या ईएसआई लागू होगा या नहीं, बेनिफिट्स जैसे छुट्टियां, इंश्योरेंस, प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, नोटिस पीरियड या टर्मिनेशन की शर्तें क्या होंगी, और हाँ, आजकल बहुत जरूरी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी क्लॉज। हाँ, आईपी वाला क्लॉज टेक स्टार्टअप्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अहम होगा। निश्चित रूप से। आईपी असाइनमेंट क्लॉज का मतलब है कि काम के दौरान जो भी आईपी बनेगा वो कंपनी का होगा। इसके बिना बहुत मसले हो सकते हैं बाद में। और साथ में लागू कानून और ज्यूरिसडिक्शन का भी जिक्र होना चाहिए। अच्छा, इसमें राज्य स्पेसिफिक नियमों की भी बात आती है ना? जैसे आपने शुरू में दिल्ली महाराष्ट्र का नाम लिया। हाँ, वो भी एक पेच है। कुछ राज्यों के अपने अलग नियम हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में पेरेंट्स की डिटेल्स और काम के घंटे लिखना जरूरी है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि ऑफर लेटर के साथ एक आईडी कार्ड भी देना होता है जिस पर आधार नंबर हो। कर्नाटक में तो बाकायदा फॉर्म पी या क्यू में लिखित अपॉइंटमेंट ऑर्डर देना होता है। ओह, तो मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट शायद हर जगह ना चले। लोकल कानूनों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, खासकर अगर आप कई शहरों में काम कर रहे हैं। अब कुछ अहम कानूनी क्लॉज पर आते हैं, जैसे प्रोबेशन। वो कितना होना चाहिए आमतौर पर? आमतौर पर 3 से 6 महीने का होता है। इससे बढ़ाया भी जा सकता है, पर अक्सर 12 महीने से ज्यादा नहीं। फिर आता है नोटिस पीरियड। ये कर्मचारियों के लिए तो कानून में न्यूनतम तय है, पर मैनेजरियल रोल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट में अलग से तय हो सकता है। और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी एनडीए तो स्टैंडर्ड ही होता है आजकल। जी हाँ। और एक और क्लॉज है नॉन सॉलिसिटेशन। मतलब आप कंपनी छोड़ने के बाद दूसरे एम्प्लॉयज या क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। ये नॉन कम्पीट से ज्यादा आसानी से लागू होता है इंडिया में। ये नॉन सॉलिसिटेशन वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ये स्टार्टअप्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अब सैलरी स्ट्रक्चर और बेनिफिट्स की बात करें तो वो नया वेज कोड वाला नियम बहुत जरूरी है। हाँ, वो 50% बेसिक सैलरी वाला। एग्जैक्टली। नए वेज कोड गाइडलाइंस कहती हैं कि बेसिक सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी का कम से कम 50% होनी चाहिए। इसका सीधा असर पीएफ और ग्रेच्युटी पर पड़ता है। पीएफ तो वहां लगता है जहां 20 या ज्यादा कर्मचारी हों, और ईएसआई अगर ग्रॉस सैलरी 21,000 रुपए महीने तक है और 10 या ज्यादा कर्मचारी हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है जिस पर स्टार्टअप्स को ध्यान देना होगा। ग्रेच्युटी का क्या है? ग्रेच्युटी 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद मिलती है। बोनस या कमीशन की शर्तें भी साफ लिखनी चाहिए। और बाकी बेनिफिट्स जैसे लीव पॉलिसी, इंश्योरेंस। हाँ, अगर ईएसओप्स दे रहे हैं तो ये लिखना चाहिए कि ये बोर्ड अप्रूवल के अधीन है। समझ गए। तो ये सब मिलकर टोटल कॉम्पेंसेशन बनता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सब तो हो गया कि क्या-क्या डालना है। पर इसे लिखें कैसे? मतलब भाषा कैसी हो हाँ। ताकि सब स्पष्ट रहे। सबसे जरूरी है सरल भाषा। बहुत ज्यादा लीगल जार्गन से बचें। हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स यूज करें, इससे पढ़ने में आसानी होती है। ये भी साफ लिखें कि ऑफर लेटर फाइनल है और पिछली सारी बातचीत या वादे अब मान्य नहीं है। और साइन करवाने का क्या प्रोसेस है? 2 कॉपीज बनवाएं, दोनों पर दोनों पार्टियों के साइन हो
हो सके तो हर पेज पर इनिशियल्स भी, एक कॉपी एम्प्लॉय को दें, एक अपने पास रखें। और हाँ, कंपनी की दूसरी पॉलिसीज जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, पीओएस पॉलिसी, उनका भी रेफरेंस दे दें ऑफर लेटर में। अच्छा, ताकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मानी जाएं। जी, इससे पारदर्शिता बढ़ती है और ये भी पता चलता है कि कंपनी इन चीजों को लेकर सीरियस है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक अच्छा, ध्यान से बनाया गया, कानूनी तौर पर सही ऑफर लेटर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये आपकी कंपनी की प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी और लीगल ऑब्लिगेशंस के प्रति सम्मान दिखाता है। ये गलतफहमियों को रोकता है और दोनों पार्टियों को कानूनी पचड़ों से बचाता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। जिस तेजी से काम करने के तरीके बदल रहे हैं, रिमोट वर्क, गिग वर्कर्स, क्या हमारे आज के ऑफर लेटर भविष्य के लिए तैयार हैं? क्या हमें ऐसे क्लॉज भी सोचने चाहिए जो फ्यूचर वर्क मॉडल्स को एड्रेस करें? ये सिर्फ आज के कंप्लायंस की बात नहीं, कल की तैयारी की भी बात है।